हेलो एवरीवन, आज 1 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। हमारा पर्पज एकमात्र यही है कि आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को समझो, क्योंकि अगर आप देखोगे यूपी पीसीएस दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, यूपीएससी दे रहे हो, तो आपको पता है करंट अफेयर का जो स्टैंडर्ड एमसीक्यू का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अब वन लाइनर क्वेश्चन आपका जमाना रवाना हो चुका है कि अब चीजें पूछी जाती थी कि इसकी अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुई, पूछे जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन उनका जो वेटेज बढ़ा है, यूपीएससी में पहले से था, अन्य स्टेट पीसीएस में भी हो चुका है। तो आप भी अपना तरीका बदलिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 जो टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। उसका स्टैटिक जो लिंकेज है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में है? प्रोटोस्टिका सूर्य प्रकाशी के बारे में है। गिव मी अ सेकंड। अब स्टेटमेंट क्या आपको बोल रहा है कि जो प्रोटेस्टिका सूर्य प्रकाशी के बारे में आपको सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। न्यूज क्या था कि वेस्टर्न घाट तो आपको पता है ना, वेस्टर्न घाट आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो भारत का बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया माना जाता है। ये भारत का लोअर साइड का मैप है, इसे मैं ब्रीफ में बना रहा हूँ। ये वाला जो रीजन यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट देखने को, इधर आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है। ठीक है, पाल घाट, होर घाट वगैरह ये रीजन वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। और ये जो इसका विस्तार गुजरात है, गोवा है, अगर आप देखें गुजरात है, फिर गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, तो यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई वेस्टर्न घाट की। अब प्रोटोस्टिका सूर्य प्रकाशी हाल में इसकी खोज हुई है, एक नई प्रजाति है। ठीक है, उसके बारे में स्टेटमेंट बन रहे हैं। इट इज द थिकेस्ट स्पीसीज अमंग द डैम्स सेल्फलीस फाउंड इन वेस्टर्न घाट। ये सबसे थिक, सबसे मोटी प्रजाति है पश्चिम घाट में पाई जाने वाली। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट थ्राइव्स इन लो लाइट हैबिटेट रिक्वायरिंग प्रिस्टाइन इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये कम रोशनी वाले आवासीय क्षेत्रों में पनपती है, स्वच्छ और अछूते पर्यावरण में इसकी आवश्यकता होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर रिनोन्ड इंडियन जियोलॉजिस्ट। इंडियन जो रिनोन जियोलॉजिस्ट है उनके नाम पर इसका नाम यहाँ पे पड़ा है, सूर्य प्रकाश। कोई सूर्य प्रकाश नाम के, सूर्य प्रकाश शेनॉय क्या जियोलॉजिस्ट है? तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बॉटनिस्ट है। अगर हम बात करें तो वनस्पति विज्ञानी है। तो चलो ये तो हमने हटा दिया तीसरा स्टेटमेंट, अब 1 और 2 बचे यहाँ पे। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली 2। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे पतली प्रजाति है किसकी? डेमस फ्लाई फैमिली की। डेमस फ्लाई जो फैमिली है उसकी सबसे पतली प्रजाति है। और जो बॉटनिस्ट थे, अगर हम बात करें, जिनका नाम है, अब वो नहीं रहे, डॉक्टर सूर्य प्रकाश शेनाय, उनके नाम पर इसका नाम यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब ये चीज हो गई, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए, अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम नहीं देखें, क्योंकि जो स्पीसीज खोज होती है ना, वो रीजन पूछा जाता है, कैटेगरी पूछी जाती है, और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा जाता। वेस्टर्न घाट को लेकर कमेटी आपको पता होगा, कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी। कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी क्योंकि अगर आप देखो तो डेवलपमेंट वर्सेस जो इन्वायरमेंट है, वो विवाद हमेशा बना रहता है। तो कितने क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया जाए, कितने में विकास के लिए मार्ग खोले जाए, उसके लिए कस्तूरी रंगन कमेटी बनी। माधव गाडगिल की कमेटी भी दोनों इसमें बनी थी वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो ये चीजें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ रामबन सुलेई हनी। रामबन सुलाई हनी के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम होता है मन की बात। अब जो मन की बात कार्यक्रम होता है ना, उसमें क्या होता है, वो अपने मन की बात करते ही हैं। ठीक है, हमारे मन की बात नहीं होती है उसमें। तो जब अभी जो मन की बात हुई तो उसमें 120 जो एपिसोड हुआ, उस एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो हिमालय के जंगली तुलसी से बना जम्मू कश्मीर का, कहाँ का, ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है रामबन सुलेई, ये शहद इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला। अब इसको अगर जीआई टैग मिला तो आखिर ये चर्चा में आ गया कि इसका जो स्वाद होता है, इसका जो फ्रेग्रेंस होती है, या इसको वैल्यू जो होती है, वो बहुत ही बेहतर होती है। और अगर हम बात करें ये क्रिस्टल क्लियर व्हाइट देखने में मिलता है। अब इसको जीआई टैग मिला था 2021 में, है ना, इसे 2021 में जीआई टैग मिला गया था। और भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट के अंतर्गत भी इसको नामित किया गया है। तो इसके बारे में कुछ चीजें हो गई। अब ये तो न्यूज थी। ठीक, रामबन सुलेई के बारे में, आपको न्यूज मैंने क्या बताया था कि उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जीआई टैग अभी नहीं मिला। जीआई टैग 2021 में मिल चुका है। अब जीआई टैग किसे मिलता है? जीआई टैग ऐसे प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी स्पेसिफिक एरिया में उसका प्रोडक्शन होता है, उसकी खासियत उस स्पेसिफिक एरिया से जुड़ी हुई होती है। और ये इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसका पार्ट है। अगर आपने सुना होगा ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत भी ये पार्ट है, और डब्ल्यूटीओ की जो कन्वेंशन उसके अंतर्गत ये चीजें होती हैं। अब इसको लेकर भारत सरकार ने 1999 में नियम भी बनाया हुआ था, एक बेसिकली एक्ट आया था, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, या भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, जिसमें क्या प्रोविजन किया गया, किसी भी प्रोडक्ट को अगर वहां की स्पेसिफिक है, उसको 10 साल के लिए हम जीआई टैग से दे सकते हैं।
ठीक है, लेकिन उसको रिन्यू किया जा सकता है बार बार। तो ये सारी न्यूज सारी हमने यहाँ पर देख ली। अब चलिए अटेम्प्ट करते हैं। अब अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट क्या है, इट इज एक्स क्या है, रुकिए मैं इस हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेक्टर कलेक्टेड फ्रॉम सुलई प्लांट इन हिमालय। हिमालय में सुलाई पौधा होता है, उसके अमृत से प्राप्त होता है। 20 वर्ष के लिए जीआई टैग मिलता है। मैंने आपको बताया कितने साल के लिए जीआई टैग मिलता है, 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हट जाएगा। इलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज करना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि दूसरा हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो आंसर तो आपका आ गया। लेकिन अगर हम देखें, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी बात एकदम करेक्ट है, इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। अब इसका जो अवधि होती है, अगर हम बात करें किस महीने में खिलते हैं, तो अगस्त से लेके अक्टूबर के महीने में ये खिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी न्यूज इसके बारे में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खियामिनुगन ट्राइब। खियामिनुगन ट्राइब के बारे में आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मन की बात का एपिसोड था, उसमें इस ट्राइब के बारे में जिक्र हुआ। अब ये जो ट्राइब है, ये कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखा होगा, तो आपको इस रीजन में अगर आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, तो नागालैंड में ये ट्राइब पाई जाती है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। अब नागालैंड पाई जाती है सिर्फ नागालैंड म्यांमार के रीजन में पाई जाती है। ठीक है ना। अब जो क्यामनियुंगन वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, महान पानी, ग्रेट वाटर या सोर्स ऑफ रिवर, ये भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज साइनो तिब्बत लैंग्वेज है और वे क्यामनियुंगन लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो ये चीज इसके बारे में आपको जानना था। अब अगर हम बात करें तो एक ये फेस्ट मनाते हैं जिसको बोलते हैं सोतकुम। सोकुम सोकुम सुमाई फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं, ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें बनेंगे कि दे इनहेबिटेड रीजन इन द बोथ इंडियन म्यांमार, भारत म्यांमार दोनों जगह पाए जाते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक नहीं, इंडो तिब्बत लैंग्वेज है, साइनो तिब्बत लैंग्वेज है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना यहाँ पे ऑस्ट्रो फैमिली, ये इनकरेक्ट मुझे लगता है हो जाएगा। तीसरा सुकुमाई सुमे इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल, यहाँ पे इसका फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं करेक्ट है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए हमने इन तीनों के बारे में यहाँ पे देख लिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले किसी टॉपिक क्यों चर्चा में था ये बताते हैं, फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आपके लिए एमसीक्यू रखते हैं जिससे आप अटेम्प्ट करिए और अपने आंसर कितने करेक्ट हुए वह भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज। तो जो दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। अब ये न्यूज में क्यों था कि दार्जिलिंग मंदारिन जो संतरे होते हैं ना, उनको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग का दर्जा उनको मिला, किसको, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं कहाँ है। अब ये मंदारिन क्या है, संतरा है, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक, अब अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र का तीसरा प्रोडक्ट बना है कहाँ का, दार्जिलिंग का, जिसे जीआई टैग मिला। आपको पता है दार्जिलिंग की जो चाय बहुत पॉपुलर है। फिर ना डाले खुरसानी एक मिर्च है, ये भी दार्जिलिंग की है। कौन सी है, डाले खुरसानी मिर्च, खुरसानी मिर्च। आज थोड़ा पेन प्रॉपर नहीं चल रहा है ना, कुछ आई थिंक बैटरी वगैरह इसकी लो होगी, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो डाले खुरसानी इसको मिला है। फिर इसके अलावा चाय को मिला दार्जिलिंग के, और तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया है दार्जिलिंग मंदारिन, इसको भी जीआई टैग मिल गया। अब ये अगर हम बात करें, स्थानीय लोकली से सुनताला वर्ड बोला जाता है और ये वहाँ की खास फ्लेवर है। अगर हम बात करें खास खुशबू है वहाँ की, ये बात यहाँ पे है, किस में आती है, इस संतरे में आती है। साथ ही जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बताया, किसी प्रोडक्ट को स्थान विशेष के आधार पर मिलता है, 99 का एक्ट 10 साल के लिए मिलता है। ये तो मैंने आपको सब कुछ पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया। इसे सुनतला बोला जाता है, पहला स्टेटमेंट है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। 3000 मीटर तक ऊंचाई पर उगता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट। अगर हम बात करें 1500, इसकी जो सिचुएशन होती है, क्लाइमेटिक जो नीड होती है, तो 1500 मीटर तक ही अच्छे सूख सकता है और 100 से 120 सेंटीमीटर की इसको वर्षा चाहिए और टेम्परेचर 10 to 35 इसको चाहिए। ठीक है, तो इतना अगर एटमॉस्फेयर है, इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, उग सकता है। ठीक, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला तीसरा। अब ये इसमें तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा, ओनली वन, क्योंकि ये बोला कि दार्जिलिंग में एकमात्र दूसरा उत्पाद बना है। तो देखिए अगर आपने संतरे के बारे में या अगर ये जो मिर्च है उसके बारे में नहीं सुना होता तो आप कभी इसे करेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा दार्जिलिंग चाय, डाले खुरसानी मिर्च, और तीसरा प्रोडक्ट कौन सा, दार्जिलिंग मंदारिन। ठीक है, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीएलओ। बीएलओ के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। अगर अगर जो एसआईआर चल रहा है, आपको पता है कि जिसमें बहुत सारी, देखिए आपको पता है वोटर लिस्ट का मामला, वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 2003 में इससे पहले आई थिंक हुआ था और अभी एसआईआर फिर से हो रहा है। तो ऐसे कहते हैं ना कि जो एलिजिबल इनएलिजिबल लोगों को हटाया जाएगा, बहुत सारे छटनी की जाएगी इसमें।
तो हाल में जो एसआईआर के दौरान कई बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स उनकी मृत्यु की खबर आ रही है, जिससे चिंता बन के सामने आ रही है। अब बीएलओ जो ऑफिसर होता है ना, तो इलेक्शन कमीशन के ग्राउंड बेस्ड ऑफिसर होता है, जो स्थानीय लेवल पर क्या करता है, जानकारियों को कलेक्ट करता है, चाहे वो अगर वोटर लिस्ट को अपडेट करने के बारे में बात करें, या जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने के संबंध में हो। ठीक है, तो ये चीज होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिक्षक होते हैं या टीचर्स होते हैं, कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या पंचायत सचिव को भी बीएलओ बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें इसका प्रावधान क्या किसमें किसी में है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रोविजन, यस एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन आरपीआई जो एक्ट बना है 1950, तो आरपीआई एक्ट 1950 में अगर हम बात करें 138(2) में बीएलओ की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जिसको सारी चीजें न्यूज में थी अभी। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। दे आर फुल टाइम इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 324 के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है, आपको पता होगा। बीएलओ डिस्ट्रीब्यूटर वोटर स्लिप बिफोर पोलिंग। बीएलओ मतदाता पहले वोटर स्लिप वितरित करते हैं। तीसरा, द पोजीशन ऑफ बीएलओ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2006। बीएलओ का पद पहली बार 2006 में शुरू किया गया था। अब इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा सी। ठीक है ना, 2 और 3, पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। पूर्णकालिक चुनाव अधिकारी ये नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद द रेफरेंस ऑफ बम्बू श्रिम्प फॉलो बी स्टेटमेंट्स। बॉस श्रिम्प के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। दे आर एम्फीड्रोमस स्पीसीज हुज लार्वे डेवलप इन ब्रैकिश वाटर। ये एम्फीड्रोमस स्पीसीज जो लार्वा खारे पानी में विकसित होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये पूर्णतः मांसाहारी होते हैं, कंप्लीटली कार्निवोरस होते हैं। तीसरा, देयर बॉडी कलर चेंज डिपेंडिंग ऑन द देयर मूड्स। यह शरीर का रंग उसके मूड के अनुसार बदलता रहता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है। तो तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है। अब अभी क्या हुआ कि रिसर्चर की एक टीम ने कर्नाटक और उड़ीसा में 72 साल बाद एक जो भारतीय बांस है उसकी आबादी को पुनः खोजा है। ठीक है, तो बैम्बो श्रिम्प के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम देखिए पाया जाता है, मीठे पानी का झींगा होता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, अगर हम देखें तो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा 1 और 3। जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे पूर्णतः मांसाहारी होते हैं, ये बात यहाँ पे एकदम देखिए इनकरेक्ट है। ठीक है, ये सर्वाहारी होते हैं, मतलब मांसाहारी जो शाकाहारी दोनों होते हैं वो सर्वाहारी नहीं बोला जाता है। और इनका वितरण अगर हम देखो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि देखें मलेशिया में देखा जाता है, इनका वितरण सिंगापुर में, इनका वितरण थाईलैंड में, तो ये देखे जाते हैं। और इनका जो आवास होता है या हैबिटेट होता है, तो तेज बहाव वाली नदियां और धाराएं इनका आवास होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्वाल वर्ड के बारे में आप देखते हैं। आर्कटिक में वैज्ञानिकों ने वालरस नामक एक जो ग्रुप है उसको देखा है, वालरस। ठीक है, कहाँ पे, स्वाल वर्ड कहाँ, ये आर्कटिक रीजन में अर्थ है। अर्थ में ये नॉर्थ वाला रीजन आर्कटिक है, साउथ वाला अंटार्कटिक है। तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा स्वाल वर्ड है ना। तो वहां पे अगर हम बात करें तो स्वाल वर्ड जिसकी खोज की थी विलियम वॉरेंट ने, आई थिंक 15 या 1580 19 इस टाइम पे इसकी खोज हुई थी। और उसके बाद 1920 में इसको क्या किया गया, इसमें एक ट्रीटी होती है जिसे सॉल्वर्ड ट्रीटी बोला जाता है। और इसमें जो नॉर्वे की कहते हैं ना कि नॉर्वे की जो प्रभुत्ता है या सोवरेनिटी, इसको स्वीकार किया जाता है। लगभग अगर आप देखोगे तो 62,000 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो रिसेंट में क्या हुआ है, वॉलरस को देखा गया। वॉलरस क्या एक मैमल है। तो वॉलरस किस तरह का मैमल, अगर हम देखो आर्कटिक में पाए जाने वाले मैमल है, एक ओशियन में पाया जाता है। और इसकी आयुषियन स्टेटस कौन सा है, वल्नरेबल है, शुभेद्य है। इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज में आ गया। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। इट्स लाई बिटवीन द मेनली नॉर्वे एंड आर्कटिक ओशियन। नॉर्वे आर्कटिक में के बीच में स्थित है। दूसरा, द सॉल्वर्ड ट्रीटी ऑफ 1920 ग्रांटेड सोवरेनिटी फॉर आइलैंड इन यूके। 1920 की सॉल्वर्ड संधि द्वीपों की संप्रभुता यूके को प्रदान की। स्पिट्सबर्गन इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द आर्किपेलिगो। स्पिट्सबर्गन इस द्वीप का सबसे लंबा आइलैंड है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है किसका, स्वालवर्ड रीजन का। चलिए तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा 2B and 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ग्रांटेड सोवरेनिटी आइलैंड टू यूके, ये गलत है। यहाँ पे अगर देखो किसको दी गई थी, नॉर्वे को दी गई थी। मैंने आपको बताया ना कि नॉर्वे को इसकी मिली है स्वालवर्ड की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वालरस। वालरस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वल्नरेबल है, अटलांटिक नहीं आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखेंगे, बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक वॉलरस बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो गिव मी अ सेकंड, तो ये चीज यहाँ पे बोली, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला एमसीक्यू इसको मैं हटाऊंगा इसमें पीडीएफ में। आई थिंक थोड़े कुछ इसमें डाउट्स हैं। ठीक है, तो इसको अभी आप रहने देते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। पहला है कि इट इज द लोकेटेड इन अरावली रेंज इन राजस्थान, राजस्थान के अरावली रेंज में है। दूसरा, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको
टाइगर बना रिजर्व बनाया गया था। तीसरा, अलवर के महाराजा यहाँ का शिकार क्षेत्र हुआ करता था। तो यहाँ पे राजस्थान की जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे गवर्नेंस को लेके कई सारी चीजें हो रही हैं, ड्रोन वगैरह की यूज यहाँ पे बढ़ रहा है, जिस वजह से न्यूज में आ गया। तो 1955 की बात है, इससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है, 79 में से नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, और 1979 में इसको क्या किया जाता है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। अब ये तो बात हो गई, चलिए ठीक है। बाघ के अलावा तेंदुआ, सांभर, चीतल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो लोकेशन आप याद रखिएगा, राजस्थान में है। बाकी सारी चीजें मुझे नहीं लगता कितना आप भूलेंगे, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 1 एंड 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 1973 नहीं बल्कि 79 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द पेरिस कन्वेंशन एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। पेरिस और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है जीआई टैग को। दूसरा, जीआई टैग प्रोटेक्शन इंडिया गवर्न बाय द 1999 एक्ट। ये भी बात मैंने आपको डिस्कस कर दी है कि 1999 में जो एक्ट बने थे उसके अंतर्गत इसको गवर्न किया जाता है। जीआई टैग को रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको रिन्यू किया जा सकता है, इसलिए 1 एंड 2 यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। थैंक